गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना मेरे भाई, ये क्लास आपका कल्याण कर देगा। ये ऐसा क्लास है केमिस्ट्री का मेरे भाई जिसमें हम बातें करने वाले हैं आपको 100 क्वेश्चन, हाँ टॉप 100 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री में मेरे भाई, ठीक है। और हम तो बस इतना ही कहेंगे सर कि एग्जाम में जाने से पहले ये 100 क्वेश्चन को पढ़ लेना, इसके बाद एग्जाम दे करके आना, तब आकर के बताना कि सच में संदीप कुमार जो बोलता था वही हुआ है। और क्योंकि सर हमने पिछले साल प्रूफ करके दिखाया है, और अब की बार सर प्रूफ नहीं, सत्यापित नहीं सर, आपका सिलेक्शन के चेहरे पे लिखाएगा एसके साइंस क्लासेस, ये मेरा वादा है मेरे भाई, ठीक है सर। और हमने पिछले क्लासेस में लिया है टॉप 100 क्वेश्चन मिक्स का महामैराथन क्लास, ठीक है। शाम को 6 बजे हम पिछले दिन लिए थे, ठीक है। तो आज का भी महामैराथन है सर, तो क्लास तो प्यार मिलेगा ही ना, ठीक है सर। क्लास को पूरा देखते रहना। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, देखो हम केमिस्ट्री का 2 गो महामैराथन लेंगे, ठीक है, 2 से 3 गो महामैराथन क्लास लेंगे, ठीक है सर। ये क्लास में जो है ना, आज की क्लास में केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन, एकदम जो क्वेश्चन है ना सर, वो एकदम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का आने का मतलब है कि इस क्लास में हम न्यूमेरिकल की चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल केमिस्ट्री से जो होता है वो 30% से भी कम पूछता है सर, ठीक है। यानी मान लो 25% न्यूमेरिकल होता है, लेकिन 75% जो क्वेश्चन होता है सर वो आपको थ्योरी से पूछता है, ठीक है सर। तो हम ये आज की क्लास में न्यूमेरिकल की चर्चा नहीं करने वाले हैं मेरे भाई, और कम टाइम में ये 100 क्वेश्चन को हम फोड़ने वाले हैं। तो ये क्लास आपको साथ देना पड़ेगा मेरे भाई, और ये क्लास आपका रिजल्ट का सबसे बड़ा बेहतरीन रूप के भगवान के रूप में आपके लिए साबित होने वाला है ये क्लास, ठीक है सर। चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं आगाज। और एसके साइंस क्लासेस परिवार पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है सर कि इस परिवार को बहुत जल्द अब 1 लाख का परिवार देखने को मिलेगा सर। बस इसमें आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए सर। और एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि हमने बहुत सारे क्लासेस ले रहे हैं। सुबह को आप लोग 10 बजे मेरे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि हम सुबह में 10 बजे पढ़ा रहे हैं 30 दिन बराबर 30 सेट, ठीक है सर। वो पूरा सेट कर लेना, बस कल्याण एकदम है सर, ठीक है। आ जाइएगा। तनी आते हैं आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। कहता है ना सर, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 गैसों के विसरण का गतियों का अनुपात दिया हुआ। देखो हमें विसरण का अनुपात दिया हुआ है, विसरण का अनुपात 2:3 है। हमसे पूछा अनुभारों का अनुपात, अनुभारों का अनुपात, ठीक है। आ जाना, हमें विसरण का अनुपात पता है, हमसे पूछा अनुभारों का अनुपात। तो एक बात बता बे, कुछ नहीं करना है, विसरण से जाना है अनुभार में, विसरण से जाना है अनुभार में। तो आगे वाला पीछे वाला को आगे लिखना है और आगे वाला को पीछे लिखना है, ठीक है सर। आ जाना, अनुपात लगा करके स्क्वायर कर देना, 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर। हमने क्या बोला है कि अगर जाना होगा विसरण से अनुभार में, अगर विसरण का अनुपात दिया रहे और आपसे पूछ दे अनुभारों का अनुपात, ठीक है। अगर विसरण का अनुपात दिया रहे और आपसे पूछ दे अनुभार का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, ये आगे वाला को, ये पीछे वाला को आगे लिखना और ये आगे वाला को पीछे लिखना, फिर दोनों पे स्क्वायर कर देना है, जो आएगा वही आंसर कहलाएगा। यानी 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 4, और 9 अनुपात 4 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलिए आइएगा सर। कहता है किसी गैस का विसरण की दर निम्न निर्भर करती है। देखो सर यहां से समझना, ये जो विसरण है ना मेरे भाई, ये विसरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे निर्भर करता है, ये विसरण जो होता है मेरे भाई वो किस पे निर्भर करता है। तभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको विसरण पता रहे, विसरण मान लो कि जैसे x अनुपात y है और आपसे पूछ देगा अनुभार, आपसे पूछ देगा अनुभार, तो अनुभार बराबर हो जाएगा y² अनुपात x²। यही बात अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे। तो विसरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मेरे भाई, अनुभार। यानी विसरण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अनुभार। यानी विसरण जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो अनुभार पे निर्भर करता है, ठीक है सर। कहेगा किसी गैस की विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है, किस पे, तो विसरण की जो दर होती है वो अनुभार पे निर्भर करती है। तो विसरण की दर किस पे निर्भर करती है, अनुभार पे। विसरण की दर किस पे निर्भर करती है, अनुभार पे। विसरण की दर किस पे निर्भर करती है, अनुभार पे। चलिए आइएगा सर, तनी देखो, लोग जानते हैं सर, एक चैनल है सर, माफ कर दो मेरे भाई, क्षमा कर दो। देखो सर, लोग नहीं, सिर्फ एक ऐसे हैं जो सर लोगों को इतना मूर्ख बना रहे हैं, इतना मूर्ख बना रहे थे, मुझे लगा सर कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा सर।
देखो मेरे भाई, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए लोग ना हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए लोग हमेशा खड़ा नहीं रहते हैं सर। क्योंकि सर बच्चे का सिलेक्शन दिलाना इस दुनिया का सबसे हार्ड वर्क है। क्योंकि सर इस चीज़ को मैं फील करता हूँ। संदीप कुमार अगर आपके सामने कोई बात को बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ, इसका मतलब है सर कि इस कॉन्फिडेंस को लाने में हम सर कई रातें जगते हैं। कितने बजे तक रात में जगते हैं मेरे भाई, तब जाकर के हम आपके लिए क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन तब हमें कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर कि ये क्वेश्चन पूछेगा अब की बार। सर प्रीवियस ईयर पूरा बुक हम कंठा से पढ़े हुए मेरे भाई, पूरा मॉडल पेपर, पूरा गाइड हम अपने कंठा से पढ़े हुए मेरे भाई। क्या हम एग्जाम देंगे पॉलिटेक्निक का? नहीं मेरे भाई, हम तो कर करके चले आए हैं। क्या ज़रूरत था हमें इतना पढ़ना? जहाँ मन होता वहाँ से क्वेश्चन उठाते, आपके सामने करवा देते। तो फिर फर्क क्या हो जाता? फिर इतनी कम एज में टीचर बनने का मकसद क्या हो जाता मेरे भाई? नहीं आते हम, क्योंकि मेरा एक ही संकल्प, अगर मैं आपको अच्छी जगह नहीं पहुंचा सकता हूं तो आपको कचरा में भी ढकेल नहीं सकता हूं। ये मेरा कोई दायित्व नहीं है। ठीक है सर, बस आप लोग प्यार देना, बस ऐसा ही सपोर्ट बनाते रहना मेरे भाई। जो गलत चीज़ है ना सर, उनको मैं बैठा के रख दूंगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई। ठीक है सर, और लोग डर गए हैं, अब 2-4-5 दिन से लोग डर गए हैं, और मैं वादा करता हूं सर, डरे इंसान को ना साबित करके बता दूंगा। ठीक है सर, तनी आइएगा। मुझे ये बात को समझ में आता है सर कि बायोलॉजी का रिलेशन फिजिक्स से कहाँ है। आ जाना। कहता है आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर NRT। आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो पीवी बराबर होता है NRT। तो कहता है सर कि आर का निर्भर करता है किस पे? तो ये आर का मान निर्भर करता है किस पे? आदर्श गैस बराबर होता है पीवी बराबर NRT। तो ये जो आर का मान है वो किस पे निर्भर करता है? तो आर का जो मान है ना मेरे भाई, वो किस पे निर्भर करता है? तो आर का जो मान है वो गैस के मात्रा पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है मेरे भाई? गैस का मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गैस का मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, कहता है आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो पीवी बराबर होता है NRT, जहां पे आर जो है सर वो हमारा गैस का मात्रक पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? गैस का मात्रक पर निर्भर करता है। ठीक है, आर का मान किस पे निर्भर करता है? गैस के मात्रक पर निर्भर करता है। सवाल जो हम पढ़ा देंगे आपके एग्जाम में आ जाएगा, वो छूट जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है सर, आइएगा तनी सवाल की दुनिया में। कहता है सर कि H2 और O2 विसरण दर का अनुपात क्या होगा? सर देखो, हमसे पूछा विसरण दर का अनुपात। क्या पूछा? विसरण दर का अनुपात। ऐसे सोचिएगा, ये देखो हाइड्रोजन का कितना होता है सर? एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 कर देंगे। ठीक है, अनुपात। ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है? तो 8 नंबर पे आता है, तो 8 में 2 से गुना कर देंगे सर, आ जाइएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? ये आपको 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाइएगा। ये 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको तनी और इसको तनी काटिएगा सर। ठीक है, इसको तनी काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा? नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसे काल करोगे, डायरेक्ट इसको तोड़ दो सर। आ जाओ, देखो सर, इसके अनुभार को कर दो। विसरण दर का अनुपात पूछा हमसे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कर दो मेरे भाई। ये H2 बोले तो ये 2 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में कितना हो जाएगा सर? ये 8 नंबर पे आता है तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। नहीं, सवाल समझ में आया है? ऐसे करना सर। देखो, हमसे पूछा विसरण दर का अनुपात, तो रूट लगा देना है। पहले में ये H2 का अनुभार बताना है, फिर नीचे में O2 का अनुभार लिखना है। ठीक है, आ जाना। H2 का मतलब 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 है गुना में, तो 2 गुना कर देंगे। ये ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16, 16 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा सर। ये 32 को पहले काटो सर, तो ये 16 बार में कटेगा। 1 बट्टा कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा रूट अंडर में। रूट अंडर 1/16 का मतलब क्या होगा सर? 1/4। रूट अंडर 1/16 का मतलब क्या हुआ? 1/4, और 1/4 बोले तो 1 अनुपात कितना मेरे भाई? 4। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। सवाल समझ में नहीं आया? इसका द्रव्यमान संख्या और इसके द्रव्यमान संख्या से गुणा कर दिया हमने, आंसर आ गया 1 अनुपात कितना? 4 मेरे भाई। चलिए, सवाल नंबर 4 हमने कर दिया कंप्लीट। सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को इसका PDF चाहिए, ये वाला जो क्लास ले रहा हूं सर, इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं आपके तक सर। इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना होगा, और टेलीग्राम में जाकर के आपको सर्च करना पड़ेगा संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है मेरे भाई, आपने संदीप कुमार से बना दिया संदीप कुमार ऑफिशियल। बस यही आपका कृपा मेरे ऊपर ऐसा ही बने रहे मेरे भाई। जैसे ही जाइएगा टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा ID खुल जाएगा। उसी ID को ज्वाइन करना जिस ID में लगभग 13,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं। ठीक है सर, आ जाना। इतना सा नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @संदीप7295।
चलो अब यहाँ पे सोचिएगा इस बात को मेरे भाई कि अगर दिल में दर्द है, तकलीफ है, कोई छोड़ दी है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप -1842 ठीक है सर। इसे जाकर के क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो सर आते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर। सवाल कहता है ना कि KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंद होते हैं। अच्छा, KCl में ये K और ये Cl में जो परमाणुओं के मध्य जो बंद होते हैं वो कौन सा बंद होते हैं, इसमें कौन सा बंद होते हैं? देखो सर जैसे बोलेगा KCl में, तो KCl में जो होता है ना मेरे भाई वो हमारा होता है विद्युत संयोजक होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? विद्युत संयोजक होता है। कौन सा होता है? विद्युत संयोजक। तो पोटेशियम और क्लोरीन में जो बॉन्ड होते हैं मेरे भाई वो होता है विद्युत संयोजक बंध होते हैं, विद्युत संयोजक बंधन होते हैं। कौन सा बंधन? विद्युत संयोजक बंधन होते हैं, ठीक है सर। हमसे पूछा KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध होते हैं कौन सा? पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के जो मध्य में जो बंध होते हैं ना, बंध मतलब बॉन्ड, जो बॉन्ड होते हैं मेरे भाई वो होता है विद्युत संयोजक बंधन होते हैं। कौन सा होता है सर? विद्युत संयोजक बंधन। तो क्लोरीन और पोटेशियम के मध्य में जो बंध होते हैं मेरे भाई वो क्या होता है? विद्युत संयोजन होता है, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्या कहता है कि N2 और O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगा? देखो सर N2 और O5 में ये हमारा अपने आप में क्या है? तो ये हमारा अणुसूत्र है। अच्छा ये किसका किसका अणुसूत्र है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। देखो ऐसे समझना, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की संयोजकता 5 होगा और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगा, तभी तो ये वाला इससे मिलेगा और ये वाला इससे मिलेगा, तब हमारा बनाएगा। पहले नाइट्रोजन के पास 5 संयोजकता था, जब ये दोनों से अणुसूत्र का निर्माण करेगा तो ये इससे मिल जाएगा, यानी अब हो जाएगा N2 और ये इससे मिलेगा तो O5 हो जाएगा। S या नो इतना बन गया। हमसे पूछा नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना था? 5। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 5, ठीक है सर आ जाना। अगर पूछता कि इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता देखो, ऑक्सीजन यहां से देखना, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है? 2 है मेरे भाई, ठीक है सर। चलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? जैसे नहीं समझा, जैसे हाइड्रोजन जो होता है सर वो ऑक्सीजन से क्या करता है? संयोग करता है। तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है लेकिन ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, और दोनों एक दूसरे से मिलता है। ये वाला इससे मिलता है, ये वाला इससे मिलता है, तब बनाता है जाकर के H2O, जो अपने आप में क्या होता है? जल होता है। और इसमें पूछ देगा कि ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, तो 2 है। और इसमें पूछ देगा कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितना है, तो 1 है। इसी प्रकार से हमने इसका बताया आपको, आपके दिल तक गया, सिस्टम तक पहुंचा, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर। आज क्या कहता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखोगे ना सर, पेशेंस बना करके रहना, क्योंकि एक क्लास लंबा है। लंबी क्लासेस लंबी मंजिल तक पहुंचाती है, अच्छी क्लासेस आपको सिलेक्शन दिलाती है, और ये दोनों गुण इस क्लास में है सर। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने क्लासेस को बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन सर एक बात आपसे जरूर कहूँगा सर कि जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे पास, तो हम तो कहेंगे सर मेरा शक्ल देख करके मेरे ऊपर भरोसा मत करना, ऐसे भी मेरा शक्ल कहाँ अच्छा है, ठीक है सर। आप क्लासेस को देखना, 2 क्लासेस करना मेरे भाई। 2 क्लासेस अगर तुम्हें नहीं लगे, 2 क्लास करने के बाद तुम्हें नहीं लगे कि सिलेक्शन हमारा यहाँ से नहीं होगा, तो बिल्कुल मेरे क्लासेस मत करना मेरे भाई, मैं ये वादा करता हूँ सर। और अगर तुम मेरा 2 क्लास करके देखना, अगर तुमको लगे कि सच में सिलेक्शन यहीं से होगा, तो फिर मैं कहता हूँ ना सर, तुम्हारा कसम खा करके कहता हूँ कि तुम फिर मेरा पूरा क्लासेस कर लेना। अगर सिलेक्शन तुम्हारे मुट्ठी से निकल गया मेरे भाई, तो फिर समझ लेना कि हम आपके मुट्ठी से निकल जाएंगे और कभी नहीं आएंगे। लेकिन सर मैं वादा करता हूं सर, जितनी कड़ी मेहनत करने के बाद हम आपके तक सवाल को लाते हैं सर, इसका प्रूफ है और इसका सत्यापन है मेरे भाई कि रिजल्ट के ऊपर हम बातें करते हैं। और पिछले बार हमने रिजल्ट को लेकर के बातें किया, और हमेशा मैं रिजल्ट को लेकर के बातें करता हूं, ठीक है, और फालतू चीज़ों की बातें नहीं करता हूं सर। हाँ, आपको पता चल गया हो कि हमें कहाँ टिप्पणी मार दिया। आ जाना सर। क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा कि विद्युत संयोजक बंध बनाता है इलेक्ट्रॉन की क्या करने से। देखो सर, विद्युत संयोजक बंध कब बनाता है? विद्युत संयोजक बंध कब बनाता है? तो विद्युत संयोजक बंध जो होता है ना मेरे भाई, वो इलेक्ट्रॉन के क्या चीज से बनता है सर? तो स्थानांतरण से बनता है। किससे बनता है सर? तो स्थानांतरण से बनता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। आइएगा सवाल नंबर ये कितना था? ये 6 था, 8 लगातार हो गया जी।
आइएगा अगला क्या कहता है सर 8 नंबर सवाल कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंद होते हैं कौन सा। तो हाइड्रोजन के यौगिक में कौन सा बंद होते हैं सर, हमसे पूछा हाइड्रोजन के यौगिक में। आपसे पूछेगा मेरे भाई हाइड्रोजन के यौगिक में, जब बोलेगा यौगिक तो मार देना सर आपको सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, हमसे पूछा कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंद होते हैं कौन सा, तो सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के यौगिक में कौन सा बंध होते हैं, तो सहसंयोजक बंध होते हैं। हाइड्रोजन के यौगिक में कौन सा बंध होते हैं, तो सहसंयोजक बंध होते हैं। हाइड्रोजन के यौगिक में कौन सा बंध होते हैं, तो सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है सर, चलो आते हैं तनी सवाल नंबर अगला की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, तनी गौर कीजिएगा। 9 नंबर कहता है ना जी कि किसी तत्व की नाभिक में 9 प्रोटॉन है। अच्छा, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसका मतलब उस नाभिक में 9 इलेक्ट्रॉन भी है। कहता है किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, आई मीन्स जब 9 प्रोटॉन तो 9 इलेक्ट्रॉन, और जब 9 इलेक्ट्रॉन तो परमाणु संख्या भी कितना मेरे भाई, तो परमाणु संख्या भी 9 होगा। क्योंकि हमने आपको आज से 2 साल पहले नहीं, आज से 2 महीना पहले हमने आपको पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या आ जाना। हमसे पूछा कि इनकी संयोजकता क्या होगा। अच्छा, 9 प्रोटॉन था तो 9 इलेक्ट्रॉन भी हो गया और 9 परमाणु संख्या भी हो गया। अच्छा, 9 नंबर पे कौन आता है, 9 परमाणु संख्या हो गया, तो में संयोजकता पूछा। तो जब किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट का जब संयोजकता बताना होगा तो संयोजकता बताने से पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना होगा। हमने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट का संयोजकता पता करने से पहले उसका तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना पड़ेगा। इसका संयोजकता पता करने के लिए सर आपको 12वीं कक्षा में जो लास्ट में जो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वही क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। तो आप जरा बता देना सर कि जब परमाणु संख्या कितना है, 9 है, तो इसमें संयोजकता क्या होगा। संयोजकता बोले तो वैलेंसी क्या होगा मेरे भाई। ये सवाल नंबर 9 हर कोई कॉमेंट करेगा। मैं आपसे वादा करता हूं सर आप इसे गूगल ही करके बताओ, लेकिन प्लीज कमेंट जरूर करना सर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई। ठीक है, हाँ चलो आ जाना सर, 9 का जरूर कमेंट कर देना मेरे भाई। अगला क्या कहता है सर, सवाल नंबर कितना, 10 की तरफ। 10 नंबर सवाल क्या कहता है सर कि सोडियम क्लोराइड में बंद होता है कौन सा। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंद होता है, यानी NaCl में कौन सा बंद होते हैं। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंद होता है सर, तो NaCl में जो होता है मेरे भाई वो आपको विद्युत संयोजन, विद्युत संयोजक बंद होते हैं। हमसे क्या पूछा है कि NaCl में कौन सा बंद होते हैं, तो NaCl में विद्युत संयोजक बंद होते हैं। ठीक है, हमसे पूछा NaCl में कौन सा बंद होते हैं, तो NaCl में विद्युत संयोजक बंद होते हैं। हमसे पूछा NaCl में कौन सा बंद होते हैं, तो NaCl में विद्युत संयोजक बंद होते हैं। NaCl में कौन सा बंद होते हैं, तो विद्युत संयोजक बंद होते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है सर, आइएगा तनी सवाल नंबर कितना, 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन ये आपके नाम है, सवाल ये आपके नाम है सर। कहता है आयनिक बंध बनाने की शर्त है कि, आयनिक बंध बनाने की शर्त है कि, आयनिक बंध कैसे बनाता है, ये आयनिक बंध बनाने का क्या तरीका है, हम कैसे समझेंगे कि वो आयनिक बंध बनाएगा। तो दोनों परमाणुओं की धन विद्युति होगी, गलत बात है सर। दोनों परमाणुओं उच्च आयन ऊर्जा रखते हैं, गलत बात है सर, आयनिक बंध में ऐसा नहीं होता है। विद्युत परमाणु ऋणावेशित होते हैं, गलत बात है मेरे भाई। कहता है किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो, हाँ आयनिक बंध तभी बनाते हैं जब किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या हो, कम हो। हमने क्या बोला, आयनिक बंध बनाने की शर्त है कि किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो। आयनिक बंध तभी बनाते हैं जब किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या हो, कम हो। आयनन ऊर्जा क्या हो, कम हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है सर। चलिए आते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। अभी लंबा सफ़र है मेरे भाई, अभी बहुत लंबा सफ़र है। हमें जाना है उस मुकाम तक जहां पे लोग जाने के लिए तरसते हैं। ठीक है सर, और एक बात और बता देना चाहता हूं सर, आप प्लीज़ ये बात को कमेंट कर देना कि ये क्लास तुम्हें कैसा लग रहा है सर, ताकि तुम्हारा कमेंट पढ़ता हूँ ना मेरे भाई तो दिल गदागद हो जाता है। दिल गदागद क्या, मेरा सिस्टम गदागद हो जाता है। ताकि मैं देखो ये इसलिए मैं बताता हूँ सर कि तुम्हें जैसा क्लास लगा वैसा ही कमेंट करना। गलत ये क्लास लग रहा है तुम्हें तो गलत कमेंट कर देना मेरे भाई, क्योंकि सर इससे देख करके लोग सीखे कि संदीप कुमार ओपन चैलेंज करके कहता है कि ये क्लास तुम्हें जैसा लगा वैसा कमेंट करो, और वो मास्टर कहता है अच्छा को अच्छा कमेंट करना। अच्छा कमेंट करने से नंबर 1 चैनल नहीं बन जाता है, अच्छा रिजल्ट देने से नंबर 1 चैनल बनता है। ठीक है सर, प्लीज़ मेरे भाई कमेंट करके बता देना। ठीक है सर, आइएगा तनी सवाल नंबर कितना, 12 की तरफ। कहता है तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है क्या। तेल
और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या कहलाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या कहलाती है? तेल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण, उदासीनीकरण, बहुलीकरण, संयोजन। हमसे पूछा तेल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या कहलाती है? तेल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है साबुनीकरण। तेल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है साबुनीकरण। तेल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है साबुनीकरण। एक बार मेरे साथ बोलना, तेल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहलाती है साबुनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आना सवाल नंबर 13 की तरफ सर। हमने तो आपको पहले बोला कि एग्जाम से पहले ये 100 क्वेश्चन रट करके चले जाना, फिर उधर से तुम आओगे दिल खुश होकर के एग्जाम पेपर से जब निकलोगे तो। ठीक है सर। आना कहता है थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक क्या है सर? थर्मोप्लास्टिक क्या है? गर्म करने पे पिघल जाते हैं, गलत बात। थर्मोप्लास्टिक में ऐसा रूल नहीं होता कि गर्म करने पे पिघल जाते हैं, गर्म करने पे मुलायम हो जाते हैं। हाँ, थर्मोप्लास्टिक का रूल क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है? तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है सर वो गर्म करने पे मुलायम हो जाता है। हमसे पूछा है कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक जो है सर वो गर्म करने पे मुलायम हो जाते हैं। फिर कहता है सी नंबर में क्या, कि गर्म करने पे मुलायम तथा ताप बढ़ाने पे पुनः कठोर हो जाता है, गलत बात है सर। कहता है गर्म करने पे विक्षेपित हो जाते हैं, गलत बात है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो गर्म करने पे क्या हो जाता है? मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, तनी आइएगा सवाल नंबर कितना, तो 14 की तरफ। 14 नंबर क्या कहता है सर, कि स्याही के चमक लाने या फिर उसे फैलाने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं क्या? स्याही समझता है सर? स्याही नहीं समझता है? जो पेन में जो कलम में जो स्याही रहता है ना सर, उसी को हम लोग कहते हैं स्याही। कहता है स्याही में चमक लाने हुआ उसे फैलने से रोकने के लिए हम उसमें मिलाते हैं क्या? स्याही में जो चमक लाया जाता है उसको, और स्याही ना फैले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो आपको पता नहीं होगा सर, पेन आता है सर। ठीक है, पेन के अंदर जो लीड होता है ना मेरे भाई, लीड के अंदर स्याही होता है, और स्याही के सबसे ऊपर में जो होता है ना सर वो गोंद डाला रहता है। ये बात तुम्हें पता नहीं होगा। हम लोग बचपन में ये बात पेन को खूब पेन छेड़ता था। हाँ, पेन रखते थे ना ऐसे पॉकेट में, छेड़ देता था। तो इसे बचपन में हम लोग ने किया है सर। तुम लोग तो बिलायती जैसा हो बकलोल है। देखो इधर, हम लोग वाइट शर्ट पहनते थे ना बचपन में, तो आधा शर्ट यहाँ पे बर्बादे रहता था क्योंकि पेन पहले लिखो फेंको पेन चलता था, अभी भी पेन लिखो फेंको चलता है। पहले 2 रुपये में देता था, इसको ऐसे रखते थे। अब लिखो फेंको में क्या होता है ना कि गोंद की मात्रा उतना नहीं होता है सर। ठीक है, और वो जैसे रखिएगा ना तो वो जब उसको अच्छा से हवा नहीं मिलेगा तो वो छेड़ देता है, वो आगे निकल जाता है। लेकिन लोग क्या कहता था कि 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला पेन रखो, वो नहीं छेड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लीड में गोंद डाला हुआ रहता है। तो स्याही चमक लाने हुआ उसे फैलने से रोकने के लिए, क्योंकि उसको फैलेगा तभी तो वो छेड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए सर हम लोग गोंद मिलाते हैं। क्या चीज़ मिलाते हैं? गोंद मिलाते हैं। देखा संदीप कुमार का कॉन्सेप्ट, देखा कॉन्सेप्ट। ये इसलिए तो कहता है सर कि तुझे न देखूं तो मेरा जी न भरता है। आना कहता है साबुन बनाने में तेल के साथ साथ प्रयोग किया जाता है क्या? सोडियम एसीटेट को, कास्टिक सोडा को, सोडियम सल्फेट को, या सोडियम को? देखो सर, हमसे पूछा साबुन बनाने में तेल के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, तो साबुन बनाने में तेल प्लस सोडियम कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो तेल बनाने में साबुन बनाने में तेल प्लस कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। क्या कहता है सर अगला क्वेश्चन नंबर 16 है? हिम्मत तो लगा दो जोर। कहता है सर लॉरिल एल्कोहल का सूत्र होता है क्या? लॉरिल एल्कोहल का क्या सूत्र होता है? लॉरिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है ना मेरे भाई, वो होता है C12H25OH होता है। ठीक है, हमने क्या बोला? लॉरिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो C12H25OH होता है सर। इसी में आपसे पूछ देगा चीनी का सूत्र, तो चीनी का C12H22O11। ठीक है, लेकिन लॉरिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है सर वो C12H25OH होता है। चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है सर, ये 10th में पूछता है, ये भी 10th में पूछता है। लेकिन लॉरिल एल्कोहल का जो है सर वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। ठीक है सर। हाँ, मेरा दिल करता तो यहाँ पे हम चीनी का भी सूत्र ला सकते थे, तुम्हें तो मजा आता कि हमने चीनी का सूत्र एक बार आप पढ़ा था, संदीप कुमार लाया, हमने उसको टिक कर दिया।
पता चलेगा कि संदीप कुमार के क्लास में टिक किया है, लेकिन एग्जाम वाला पेपर में टिक नहीं होगा क्योंकि पूछ भी नहीं करेगा। हाँ, तो कहेगा लॉरिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है सर, तो C12H2SO OH। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 17 की तरफ। 17 नंबर क्या कहता है सर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। देखो सर, हमसे पूछा शैम्पू बनाने में जो यूज किया जाता है ना मेरे भाई, वो होता है C17H33 और COO। हाँ, इसे याद कर लेना सर, ये सब रटने वाला चीज़ है। ठीक है मेरे भाई, आ जाना। शैम्पू बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो C17H33 COO। ठीक है सर, शैम्पू बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो C17H33 COO। ठीक है मेरे भाई, एक बार सर प्लीज अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना इस वीडियो को, क्योंकि सर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपका दायित्व बनता है सर कि संदीप कुमार को हर घर तक फैलाना है। क्योंकि सर जब सही चीज़ को सही जगह नहीं पहुंचाओगे ना मेरे भाई, तो लोग सही चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे। फिर मैं भी वही काम करूंगा, आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा। लेकिन सर मुझसे ऐसा नहीं होगा सर, जिंदगी में मुझसे ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्यार कीजिए, मैं आपको मोहब्बत नहीं मेरे भाई, जिंदगी में कभी धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि संदीप कुमार नाम है मेरा। ठीक है सर, आइएगा तनी सवाल नंबर कितना 18 की तरफ। 18 नंबर क्या कहता है सर, 18 नंबर कहता है ना, अरे 18 नंबर है कि 19 नंबर है, रुको तो न देखूं तो 17 18 नंबर ये हो गया, फिर ये 19 नंबर। अच्छा, 2 गो लगातार हो गया, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है सर, कहता है C2H6 बनाने की क्रिया को कहते हैं क्या। अब पहले देखो सर, सवाल को कैसे समझना कि ये कौन सी क्रिया है। देखो सर, यहाँ से समझना, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लेकिन 6 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन क्या हुआ इसमें जुटा है। अब सोचो सर, ये H2 यहाँ पे H2 यहाँ पे H6, इसमें कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे कि H6 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन जुटा, एक मतलब ये हो या योगशील। योगशील मतलब जुटना, योग मतलब जुटना, सील मतलब योगशील। ठीक है सर, तो C2H2 से C2H6 बना तो क्या हुआ, योगशील हुआ, क्योंकि जुटा है। 19 नंबर सवाल की तरफ आइएगा सर, कहता है पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है किसकी। पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो पॉलीथीन नामक जो प्लास्टिक होता है ना मेरे भाई, इसमें एथिलीन का प्रयोग होता है, या एसिटिलीन का प्रयोग होता है, या मेथिन का प्रयोग होता है, या एथिन का प्रयोग होता है। तो पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में एथिलीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एथिलीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एथिलीन का प्रयोग होता है। ठीक है, पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में किसका प्रयोग होता है, एथिलीन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर कितना 21 की तरफ। अरे भाई, ये क्या सिस्टम में खेला भेगे, अरे 19 20 दो बार 21 आ गया, ये 20 नंबर सवाल है। ठीक है सर, आ जाना। कहता है सोडियम प्राइप्योनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनाता है क्या। देखो सर, सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तब बनाता है एथेन। क्या बनाता है मेरे भाई, एथेन। क्या बनाता है, एथेन। और एथेन का सूत्र होता है सर पता है क्या, C2H6। क्या होता है, C2H6। ठीक है, यानी C2H6 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, आपको बी हो गया। ठीक है, तनी आइएगा सवाल नंबर कितना, ये 22 की तरफ आइएगा। 22 नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना एसिटिलीन एथिलीन से अभिक्रिया एथिलीन से अधिक क्रियाशील है, क्यों। एसिटिलीन जो है वो एथिलीन से अधिक अभिक्रियाशील है। ये एसिटिलीन जो है वो एथिलीन से अधिक अभिक्रियाशील है, क्यों। एसिटिलीन एथिलीन से अधिक अभिक्रियाशील है, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों, क्योंकि C तथा H परमाणु की संख्या समान है दोनों में। गलत बात। C और C परमाणु के साथ द्विबंध बॉन्ड बनाता है, गलत बात। एसिटिलीन और एथिलीन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें ऐसा केस नहीं होता। ठीक है सर, आ जाना। C और C परमाणुओं के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, सही बात है। कहता है एसिटिलीन एथिलीन से अधिक अभिक्रियाशील है, क्यों। एसिटिलीन जो है सर वो एथिलीन से अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि C और C परमाणुओं के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। C और C परमाणुओं के साथ कहने का मतलब इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हमने बोला है एसिटिलीन एथिलीन से अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि C और C परमाणुओं के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बोले तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर कितना 22 की तरफ सर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सर। कहता है जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए तो फिक्र किस बात की।
कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ कुछ छोटी सी सफलता को पाने के लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना मेरे भाई। तो अगर ज़िंदगी में होना है सक्सेसफुल और वो भी आपके पास अब टाइम ना के बराबर है सर, तो कम टाइम में बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको बेहतर बेहतर सवाल पढ़ना होगा। बेहतर बेहतर सवाल कहाँ से मिलेगा सर? तो वो SK साइंस क्लासेस पे आपको वो हर चीज़ मिलेगा जो आप सोचते हैं मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सेलेक्टेड गेस क्वेश्चन। एक दूगो ने 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, जहां पे हमने सर 12 रातें से ज़्यादा जगह है इसको लिखने में। ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन हमने अपने हाथों से लिखा विथ, उसमें हमने PDF में हमने सॉल्यूशन भी अपने हाथों से किया है, तो वो PDF में विथ सॉल्यूशन के साथ है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन लोगों को लेना है ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, जहाँ पे 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है, तो सिलेक्शन का मतलब सबसे बड़ा वही गुण मंत्र है मेरे भाई, क्योंकि इसमें 1200 क्वेश्चन है और 1200 टाइप का क्वेश्चन है, और उतना करके चल जाएंगे रे तो मजा ले कितना से बाहर फंस जाएगा, नहीं फंसेगा सर। टेंशन काय को लेता है, मेरे भाषा में सोल्यूशन भी उसमें किया हुआ है। ठीक है, आ जाना। जिन लोगों को चाहिए सर तो उसका फी है आपको मात्र 99 रुपया। उसके लिए सर आपको 72 वाले जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके व्हाट्सअप पे PDF फाइल सेंड हो जाएगा। अब बात है सर कि थोड़ा कॉल कम कीजिएगा वरना स्टाफ छोड़ के हमको भाग जाएगा वो रोज़ टॉर्चर करता है कि सर आप बोलते हैं तो फिर भी नहीं मानता है, PDF तो खरीदबे करेगा लेकिन कॉल करिए लेगा सर आपको PDF चाहिए सर, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, PDF मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको कॉल करना ही है तो कॉल करना, कोई दिक्कत ना हो। चलिए आते हैं सर तनी हम लोग सवाल नंबर कितना अगली की तरफ। कहता है निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है? निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है? CH4 का होता है, CHCl3 का होता है, CH2Cl2 का होता है, या फिर CCl4 का होता है? हाँ, आग बुझाने की जब बात होती है तो CCl4 का होता है। किसका होता है मेरे भाई? CCl4 का होता है। आग बुझाने की जब बात होती है तो CCl4 का होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका D होगा। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर कितना 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्बन परमाणुओं की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन परमाणु की साथ प्रकृति कैसी होती है? समुत्फलकीय, यानी ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। हमको तुतराहा हम है, ये हमसे नहीं प्रोनाउंसिएशन इसका हो पाया। ठीक है, ना देखूं तो जीना भरे तेरे आंखों में मेरा जय राज गे चलो आ जाना। ये कौन सा गाना है रे? मेरा एक के गाना फेमस है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है चांद तुझे किया हूँ। आना। कहता है जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जैव शक्ति देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जैव शक्ति देने वाले वैज्ञानिक का नाम, जैव शक्ति देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बर्जिलियस। जैव शक्ति किसने दिया था? तो बर्जिलियस साहब ने दिया था। किसने दिया था सर? ये बर्जिलियस साहब ने दिया था। ठीक है, आपसे पूछेगा जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्जिलियस साहब ने दिया था। किसने दिया था? बर्जिलियस साहब ने दिया था। ठीक है, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस साहब जी ने दिया था। ठीक है, बर्जिलियस जी ने दिया था। किसने दिया था? बर्जिलियस जी ने दिया था। किसको दिया था? तो जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है सर, तनी आइएगा सवाल नंबर कितना 25 की तरफ। ये 25 नंबर क्वेश्चन आपके नाम है। कहता है एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, लेकिन एक कार्बन, 3 क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 3 क्लोरीन, आ जाना, 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें इसका IPSC नेम बताना है सर। देखो पहले ऐसे सोचना, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, ये तो हो गया, 3 क्लोरीन, आ जाना। जब 3 क्लोरीन रहे तो जब क्लोरो सब्सटेंस में जब तुमको क्लोरो दिखे ना सर, तो इसको लिखना है, डायरेक्टली लिखना है क्लोरो। क्या लिखना है सर? क्लोरो। ठीक है ना, क्लोरो। ठीक है, आ जाना। क्या लिखना? क्लोरो लिखना। ठीक है, आ जाना। अब सोचना कितना क्लोरो? तो 3 क्लोरो, तो लिख देना ट्राई क्लोरो। ठीक है, आ जाना। हिंदी में कैसे लिखेंगे सर? ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब सोचना कितने हैं कार्बन? तो एक कार्बन, ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन,
ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर 3 गो है तो ट्राइक्लोरो, अगर 2 गो होता तो लिखते डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अगर 3 गो है तो लिखें ट्राइक्लोरोमीथेन, अगर 2 गो कार्बन होता तो लिखते हैं डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है सर, अन्य 3 गो है तो 3 गो हमने लिखा। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा कि कार्बन के यौगिक की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि, कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि, कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, क्योंकि इसके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। हमसे बोला कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। ये गलत बात हो गया सर, इसमें श्रृंखलन की गुण होते हैं। हाँ, कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसमें श्रृंखलन के गुण होते हैं। कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण होते हैं। इसमें किसका गुण होता है, श्रृंखलन का गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर कितना 27 की तरफ। 27 नंबर सवाल आपके नाम, 27 नंबर सवाल आपके नाम कहता है ऑक्सीजन गैस क्या है। तो ऑक्सीजन गैस पहली बात तो ना तो ये अम्लीय है या फिर ना तो ही ये क्षारीय है, ना ही ये अम्लीय है ना ही ये क्षारीय है। ठीक है सर, आ जाना। ऑक्सीजन गैस क्या है, तो ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस क्या है, तो ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। ठीक है, आ जाना सवाल नंबर कितना 28 की तरफ। कहता है कि नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार होता है कैसा। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा होता है सर, तो नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार अम्लीय होता है। गलत बात। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। सर हमसे पूछा नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा होता है, तो नाइट्रोजन का व्यवहार होता है लिटमस के प्रति क्षारीय। नाइट्रोजन का व्यवहार लिटमस के प्रति कैसा होता है, क्षारीय, जो कि क्षारीय का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। सर तनी आइएगा सवाल नंबर कितना 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा गैस है जो वायु से भी हल्की है। वायु मतलब हवा से भी हल्की गैस है, वो कौन सी गैस है सर, तो HCl गलत बात, H2S गलत बात, NH3 मतलब आमोनिया। आमोनिया, अमोनिया एक ऐसा गैस है सर जो वायु से भी हल्की गैस है। ठीक है, हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है, तो वायु से जो हल्की गैस है उसका नाम है अमोनिया। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की गैस है, तो वायु से जो हल्की गैस है उसका नाम है अमोनिया। क्या है मेरे भाई, अमोनिया। ठीक है, तनी आइएगा सवाल नंबर 30 की तरफ। 30 नंबर सवाल कहता है ना कि SO2 क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है क्या। SO2 जो है वो क्लोरीन जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है। SO2 क्लोरीन जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है। सवाल नंबर 30 बड़ा बेहतरीन है। SO2 जो है सर वो क्लोरीन जल के साथ क्रिया करेगा। अच्छा, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, SO2 क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, तो इस बात को समझ लेना पहले। क्लोरीन का वैलेंस संयोजकता 1 होता है, SO2 का संयोजकता 2 होता है। इसके साथ ये क्रिया करेगा तो इससे ये मिलेगा और इससे ये मिलेगा, तो क्या बनेगा, इसका अणुसूत्र क्या बनेगा, इसका अणुसूत्र क्या बनेगा, इसका अणुसूत्र बनेगा SO2 और ये क्या बनेगा Cl2। हमने क्या बोला सर कि SO2 क्लोरीन जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है। SO2 का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है। दोनों एक दूसरे से क्रिया करेगा तो बनाएगा SO2 और Cl2, है ना, यानी SO2 और Cl2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर सवाल क्या कहता है कि ऑक्सीजन गैस क्या है सर। 31 नंबर सवाल बड़ा बेहतरीन है। ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। ना तो स्वयं जलती है, ऑक्सीजन गैस नहीं जलती, लेकिन जलने में ना ही सहायक होती है। गलत बात। बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ जल ही नहीं सकता है। अगर उसमें ऑक्सीजन है तभी वो जलेगा, और यहाँ पे लिखा है कि ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है, इसलिए ये गलत हो गया। कहता है स्वयं जलती है परंतु जलने में सहायक नहीं होती है। ऑक्सीजन स्वयं जलती है परंतु जलने में सहायक नहीं होती है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, ये बोला नहीं होती है, तो गलत हो गया। कहता है स्वयं नहीं जलती है परंतु जलने में सहायक होती है, सही बात।
ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, हवा नहीं जलती है, लेकिन हवा के माध्यम से कोई चीज जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा सर तो दिया भी नहीं जलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो मोमबत्ती भी नहीं जलेगा, नहीं जलता है मेरे भाई। इसीलिए कहता है सर कि ऑक्सीजन गैस क्या है, तो स्वयं नहीं जलती है परंतु जलने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है सर, सही और सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। आइएगा सवाल नंबर 32 की तरफ। 32 नंबर सवाल क्या कहता है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है। अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ में जलने पे जो उत्पन्न ज्वाला होगा, जल के जो राख होगा, उसके राख का जो रंग होगा वो कैसा होगा। अमोनिया जलेगा, ऑक्सीजन जलेगा, एन अमोनिया जलेगा सर और ऑक्सीजन जलेगा सर, तो क्या बनेगा, तो आपको वो नीला नहीं बनेगा, वो पीला रंग का बनेगा। ठीक है, इसका जो ज्वाला मतलब उसका जो जलने के बाद उसका जो राख होगा उसका रंग कैसा होगा मेरे भाई, तो वो पीला होगा। ठीक है, हमसे पूछा अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पे उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होगा, तो पीला होगा। अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पे जो उत्पन्न ज्वाला का जो रंग होगा मेरे भाई वो कैसा होगा, तो पीला होगा सर। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये बी होगा। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर कहता है H2S को शुष्क करने के लिए, मतलब शुष्क मतलब ठंडा करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए प्रयुक्त होता है क्या। H2S को शुष्क करना है, जब H2S को शुष्क करना है सर तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, H2S को शुष्क करेंगे तो H2SO4 का प्रयुक्त करेंगे। ठीक है सर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर कितना, 34 की तरफ सर। हम तो कहेंगे सर कि एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले ये 100 क्वेश्चन को रट लेना, अगर 100 में से 1 जीरो हटा देना, अगर 10 क्वेश्चन ने लड़ गया सर, हमने 10 क्वेश्चन की बात कर दी, हाँ लड़ जाएगा, वादा है मेरा मेरे भाई। ठीक है, क्लास को कर लेना, क्योंकि संदीप कुमार बोलता वही है जो करके दिखाता है सर। संदीप कुमार नहीं लेना चाहिए नाम बार बार चलो आ जाना सर। सवाल नंबर कितना सर, एक बार तनी शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अच्छा लगा ना तो लाइक भी कर देना नहीं करोगे ना सर तो बड़ा दिक्कत होगा मेरे भाई, सपना में आएंगे रात में तुम्हारा सिस्टम को खराब कर देंगे सर कहता है वायु को छाड़िए पैरों, अच्छा रुक जाओ, सवाल बड़ा अच्छा है। कहता है वायु को छाड़िए पैरोग्लोल में प्रवाहित करने में अवशोषित होती है क्या, जल वाष्प होती है। पैरोग्लोल में प्रवाहित होने करने में अवशोषित होती है, क्या अवशोषित होती है सर, तो ये अवशोषित होती है पैरोग्लोल में अवशोषित होती है तो O2 होती है, ऑक्सीजन अवशोषित होती है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आना सर 35 की तरफ। 35 नंबर सवाल देखना और दिल से कहना अब की बार आना। कहता है अम्लीय में सर कितना है, K2Cr2O7 में SO2 प्रवाहित करने से, K2Cr2O7 में SO2 प्रवाहित करने से विलयन रंगहीन हो जाता है। अच्छा, विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। SO2 अपचयित हो जाती है, गलत बात आ जाना। हरे रंग का Cr2SO4 का होल 3 बनाता है, Cr2SO4 का होल 3 बनाता है, सही बात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है अम्लीय K2Cr2O7 में SO2 प्रवाहित करने से हरे रंग का Cr2SO4 का होल 3 बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ये सी होगा। ठीक है सर, तनी आइएगा सवाल नंबर कितना, 37 की तरफ। 37 नंबर सवाल कहता है कि H2SO4 कार्य करती है कैसे। H2SO4 कार्य करती है कैसे, अपचायक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, या फिर अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें बोला H2S कार्य करती है कैसे, H2S कैसे कार्य करती है, तो अपचायक एवं ऑक्सीकारक दोनों में नहीं। ये जो है सर ऑक्सीकारक के रूप में कार्य नहीं करती, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारा अपचायक के रूप में होगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। H2S कार्य करती है कैसे, तो अपचायक के रूप में। H2S कार्य करती है कैसे, तो अपचायक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, तो ए हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 37 की तरफ आइएगा। 37 नंबर कहता है कि वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। वनस्पति तेल से
वनस्पति तेल से बनाएंगे घी तो कहेंगे हाइड्रोजनीकरण। क्या कहेंगे मेरे भाई? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, क्या कहेंगे? हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो घी बनाने की क्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हमने क्या बोला कि वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बी हो जाएगा। आना अगला 39 नंबर सवाल की तरफ। कहता है ना, भारानुसार जल में H और O का अनुपात क्या होगा? भार अनुसार H और O में अनुपात क्या होगा? H और O का अनुपात क्या होगा? H और O का अनुपात क्या होगा? H और O का अनुपात, H और O का अनुपात कितने लोग बताएगा? सवाल एकदम हल्का रे बीड़ू भाई। हाँ देखो सर, हमें पूछा H और O का अनुपात, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, यानी 1:8 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल इतना इजी आता है, ठीक है, आ जाना। कहता है ना सर, अच्छा आप देखो इस सवाल पढ़ेगा मास्टर, सर बकलोला सिलेबस में ये सब सवाल तुमको ऊपरे ऊपरे देखने को मिलेगा। नहीं सर, सिलेबस के अंदर ढुकना पड़ता है, चैप्टर के अंदर ढुकना पड़ता है, तब ये सब सवाल देखने को मिलता है। ऐसे सवाल पूछ देगा तो लगता है कि मास्टरों को लगता है कि ऊपर सवाल को थोड़ा सा एडवांस पूछा। सवाल एडवांस नहीं पूछता, पहले तुम एडवांस बनो तो सही। चलो एक बार ताली बजा देना मेरे भाई, ठीक है सर। चलो आते हैं, क्या कहता है सर, ज़रा देखो, मैं तो हमेशा से कहता हूँ सर कि ज़िंदगी में सर अगर किसी चीज़ के लिए मैंने मेहनत किया तो बस आपका सिलेक्शन के लिए सर। मैं हंसते भले रहता हूँ सर, लेकिन मैंने बड़ा तकलीफ़ और बड़ा मेहनत किया आप सबके लिए। जो मेरे साथ रहोगे ना सर कभी, तब तुमको पता चलेगा कि SK साइंस क्लासेस की इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस और इतना बेहतरीन सिलेक्शन कैसे देता है। क्योंकि सर देखो, मेरा नाम से मैं नहीं जानता हूँ सर, मैं सिलेक्शन के नाम से जानता हूँ। मैं बताता हूँ सर, मैंने पिछले बार 2022 में सर हमने क्लास 10th का जो रिजल्ट था सर, उसमें हम 482 अंक दिए थे। फिर सर हमने 2023 में भी हमने 475 अंक दिया। सर इतना कम कैसे चल गया? तुम लोग कहोगे कम कैसे हो गया सर, क्योंकि कुछ लोग झोल फास कर दिया मेरे साथ। तो मैं नहीं जानता हूँ सर, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे चीज़ों को। मुझे लगता है सर, जिस दिन मेरा पढ़ाई में दम रहेगा, जिस दिन मेरा रिजल्ट में दम रहेगा सर, बच्चा में दम रहेगा, वो कहीं कोई चुरा नहीं सकता है बच्चे को, ठीक है सर। मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपका रिजल्ट हो जाएगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे भूल जाओगे? नहीं। तुमको अगर कोई भूलने पर मुझे मजबूर कर देगा तो भी तुम दिल से हमको नहीं भूल पाओगे कि नहीं यार, योगदान तो था इसके साइंस क्लासेस के ऊपर। तो सर मुझे प्यार मिलता है, और सबका हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है सर, प्रूफ के साथ। आइएगा तनी अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कहता है कठोरता प्रकट की जाती है, कठोरता प्रकट की जाती है, हमसे पूछा कठोरता प्रकट की जाती है CaCO3 के समतुल्यांक के रूप में, समतुल्यांक के रूप में कठोरता प्रकट की जाती है CaCO3 के समतुल्यांक के रूप में। इसको ऑप्शन में रख लो। कहता है Na2CO3 के समतुल्यांक के रूप में, गलत बात। MgCO3 के समतुल्यांक के रूप में, गलत बात। CuSO4 के समतुल्यांक के रूप में, गलत बात। हमसे पूछा कठोरता प्रकट की जाती है तो CaCO3 के समतुल्यांक के रूप में, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। कठोरता प्रकट की जाती है CaCO3 के समतुल्यांक के रूप में, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा मेरे भाई, ठीक है। आते हैं सवाल नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जल के अस्थायी कठोरता के कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, गलत बात। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, गलत बात। फास्फोट एवं सल्फेट से, गलत बात। क्लोराइड एवं सल्फेट से, हाँ। कहता है सर कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट से, ठीक है। क्या का किसका कैल्शियम और क्लोराइड के कैल्शियम और क्या और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट से, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर कीजिएगा सवाल नंबर 42 की तरफ। ये 42 नंबर सवाल देखोगे ना सर, तो सिस्टम में कुछ कुछ होगा, पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि पूरा तब होगा जब इसका आंसर तुम जानते होगे, ठीक है ना। सवाल क्या कहता है, 42 नंबर सवाल है, ठीक है सर, जरा गौर करना। कहता है जल के अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होती है? जल के अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से,
कहता है जल में अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। गलत हो गया सर, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट गलत हो गया। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड से, बिल्कुल सही जवाब। हमने इसी के ऊपर पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सोचना सर, हमने ये सवाल जो आपको बताया था, जस्ट हमने लग रहा है पीछे सवाल बताया, देखो हाँ, क्लोराइड एवं सल्फेट से बताया ना, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम था मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट से, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट एवं क्लोराइड से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आना सवाल नंबर कितना 43 की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। सवाल नंबर कितना 43 कहता है ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम होती है? अच्छा, कहता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम होती है, मतलब कौन सा है जो प्रतिशत भार के अनुसार क्या है, अधिकतम है। सर देखो, हमें Fe पृथ्वी पर उतना ज़्यादा नहीं है, एल्युमिनियम भी पृथ्वी पर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पृथ्वी पे अधिकतम भार के अनुसार सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का कोई इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है, बिना ऑक्सीजन का कोई पेड़ पौधा जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो ऑक्सीजन है तो सब कुछ है, इसलिए कहता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत भार के अनुसार क्या है, अधिकतम है। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना 44 की तरफ। कहता है ना सर क्या कि कॉपर का मुख्य एक्स है कौन? कॉपर का मुख्य एक्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है सर कायोरोलाइट है, कॉपर पायराइट है, या फिर गैलेना है, या फिर सिनेवार है। हमसे पूछा कॉपर का मुख्य एक्स, हमसे पूछा है कॉपर का मुख्य एक्स, तो कॉपर पायराइट होगा। ठीक है, कॉपर का मुख्य एक्स जो होगा ना सर, वो क्या होगा, कॉपर पायराइट होगा मेरे भाई, क्या होगा, कॉपर पायराइट होगा। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर कितना मेरे भाई, सवाल नंबर 45 की तरफ। कहता है ना सर क्या कि झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के आयस्कों का संदर्शन किया जाता है? झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के आयस्कों का संदर्शन किया जाता है? ऑक्साइड अयस्कों का गलत बात, क्लोराइड अयस्कों का गलत बात, कार्बोनेट अयस्कों का ये भी गलत बात, सल्फाइड अयस्कों का। ठीक है सर, हमसे पूछा झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का संदर्शन किया जाता है? किस प्रकार के अयस्कों का संदर्शन किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का संदर्शन किया जाता है। ठीक है, झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का संदर्शन किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का क्या कहता है, संदर्शन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला आना 46 नंबर के सवाल की तरफ। थोड़ा थक भी गए हैं भाई। देखो सर, मुझे जिंदगी में किसी चीज से अफसोस नहीं होता है सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि सर देखो, हम जिंदगी में कभी भी कंप्रोमाइज करना सीखे नहीं, किसी भी चीज से हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं सर। बस सक्सेस मिलना चाहिए, इसके लिए हमको कुछ करने के लिए तैयार करने की जरूरत पड़ेगा तो हम करने को तैयार है सर, क्योंकि बिना कुछ काम का सक्सेस होता ही नहीं सर, बिना मेहनत का कहीं फल मिलता ही नहीं है। ठीक है, कहता है आधुनिक परिभाषा के अनुसार आधातु वे तत्व है जो, आधुनिक परिभाषा के अनुसार आधातु वे तत्व है जो, आधुनिक परिभाषा के अनुसार आधातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। गलत बात, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। हाँ, आधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कहता है आधुनिक परिभाषा के अनुसार आधातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, आधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, तो आपको बी हो गया। आना 47 नंबर की तरफ। 47 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है? किसमें एल्युमिनियम नहीं है? तो मैग्नीशियम में एल्युमिनियम है, ड्यूरेलियम में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ब्रंज में एल्युमिनियम तो होगा ही होगा, लेकिन पित्तल में एल्युमिनियम नहीं है सर। कहता है निम्न में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है? तो पित्तल में जो है सर वो एल्युमिनियम नहीं है। आइएगा सवाल नंबर कितना 48 की तरफ। 48 नंबर सवाल क्या कहता है सर कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन करने पर गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन करने पे गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है? तो कॉपर का शोधन करने पे एनोड पंख के रूप में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है सर? एनोड पंख के रूप में। हम ये क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाए हैं। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन करने पे गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है? तो एनोड पंख के रूप में प्राप्त होता है। ये सवाल हम चाहे सेट में कराए होंगे, चाहे हम पिछले महामेराथन में कराए होंगे,
मुझे याद है सर कि ये सवाल हम करवाए हैं, ठीक है। आ जाना। 48 हो गया सर। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। 49 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है निस्तापन। निस्तापन क्या है सर? निस्तापन क्या है? आई मीन्स निस्तापन। निस्तापन क्या है जरा बताना सर। तो कहता है सर कि निस्तापन वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। अच्छा, निस्तापन वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्कों का गर्म करना, सही बात। वायु की अधिकता में अयस्कों का गर्म करना, गलत बात। अयस्कों का ठंडा करना, गलत बात। अयस्क इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है सर। कहेगा निष्पादन क्या है, तो वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्कों का क्या करना, गर्म करना, ठीक है। आइएगा तनी अब आगे वाला क्वेश्चन पे। कहता है 50 नंबर, जरा एक बार ताली बजा देना सर। हम लोग 50 का मिशन पूरा कर चुके हैं, अभी 50 क्वेश्चन को फोड़ना और बाकी है। बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका हर चीज़ चाहिए मेरे भाई, जो मैं आपके लिए देता हूँ, ठीक है सर। तनी आइएगा सवाल नंबर 50 की तरफ। ना देखूं तो जीना भरे आना। कहता है प्राकृतिक में जल किस अवस्था में मिलती है। देखो सर, हमारे धरती पे जो प्राकृतिक में जल है वो किस अवस्था में मिलती है। प्राकृतिक पे जल किस अवस्था में मिलती है। देखो सर, पहली बात तो हम लोग जल को नॉर्मली द्रव के रूप में देखते हैं। आ जाना। मेरे पास पैसा आ जाता है तो हम जल को क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो बर्फ़ बन जाता है, तो वो ठोस के रूप में हो जाता है। आ जाना। फिर जल को हम लोग किस में, गैस के रूप में देखते हैं। गैस के रूप में कैसे देखते हैं, तो जल को हम लोग गर्म कर देते हैं। जब जल को गर्म करते हैं तो वेपर के रूप में वो जल क्या हो जाता है, आसमान में, वायुमंडल में चला जाता है। तो प्राकृतिक में जल किस अवस्था में पाया जाती है, तो प्राकृतिक में जो जल है मेरे भाई वो ठोस में भी पाया जाती है, द्रव में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है, ठीक है सर। चलिए आते हैं तनी सवाल नंबर 51 की तरफ। 51 नंबर कहता है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, गैस के अणुओं से अधिक होती है, गलत बात। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, गैस के अणुओं से अधिक होती है, गलत बात। द्रव के अणुओं से अधिक होती है, गलत बात। गैस के अणुओं के बराबर होती है, गलत बात। द्रव के अणुओं से कम होती है। कहता है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है मेरे भाई, वो द्रव के अणुओं से क्या होती है, कम होती है। द्रव के अणुओं से क्या होती है, कम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिलेगा, तो डी नंबर में देखने को मिलेगा। आना सवाल नंबर 52 की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर क्या, कि अंतराणुक बल अधिक होता है। अंतराणुक बल, ठीक है, आ जाना। बल अधिक होता है कहाँ पे सर, ठोस में, द्रव में, गैस में, या तीनों समान में, किस में अधिक होता है सर। ये 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होनी चाहिए, किस में अधिक होता है। अंतराणुक बल किस में अधिक होता है, तो ये ठोस में होता है मेरे भाई, ठीक है। किस में होता है, ठोस में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। अगला कहता है सर क्या, कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अच्छा, वाष्प दाब जो है मेरे भाई, वाष्प दाब जो है मेरे भाई, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। हमें बोला है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प द्रव, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, वाष्प दाब जो होगा सर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। उस ताप को क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, क्वथनांक कहेंगे, ठीक है सर। इस बात को जरा दिल में रखना सर। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर होगा 54 की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणु की ऊर्जा में क्या होती है। अच्छा, ताप बढ़ेगी तो अणु क्या होगा सर, ऐसे सुनना, ताप बढ़ेगी, ताप क्या होगा सर, ताप बढ़ेगी तो अणुओं के बीच का ऊर्जा क्या होगा सर। अब सोचना, ऐसे सोचना सर, ऐसे सोचना, हमने ताप बढ़ना मतलब मान लो किसी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं सर, उसमें ताप बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या, गैस को हम ज़्यादा खोलेंगे सर। अब कुकर हम चढ़ा देंगे, भर कुकर दाल तो तुम लोग खे भी करता होगा हम रूम में लेकर आते थे ना सर, हम पहले दोस्त के साथ रहते थे, मतलब पार्टनर के साथ हमको बहुत कम बना है। 10th में पढ़ते तो मामा के साथ रहते थे, उससे पहले हॉस्टल में रहते थे।
और मतलब फिर दोस्त के साथ कभी हमने रहा नहीं, क्योंकि दोस्त के साथ हमको बनता नहीं था, लड़ाई हो जाता था। हर किसी के पार्टनर में होता है, आप लोग भी लड़ता होगा, मुझे पता है ऐसा, ठीक है। वो नहीं बनाया दाल, कभी वो नहीं बनाया चावल, तो होता क्या था ना कि सर फिर हम मतलब रहने लगे, फिर मामा के साथ रहे, मामा का जॉब लगा, फिर भाई वो शिफ्ट हुआ आ जाना। कहता है क्या सर यहाँ पे सोचना, हाँ हम कुकर पे थे, हम कहाँ से कहाँ चले। कुकर में डेली दाल भात खाते थे, मुझे लगता था कि मतलब पहले वाला ज़िंदगी कौन ज़िंदगी था सर। स्टूडेंट लाइफ इज़ द सच में सर बड़ा ही मतलब आता है ना कठिनदायक लाइफ है सर। जो सच में स्टूडेंट का फ़र्ज़ निभाता होगा ना सर, उसका लाइफ सच में बड़ा कठिन वाला है। इसलिए तो मैं हमेशा बच्चे के प्रति इमोशन हो जाता हूँ सर। अभी भी मैं सर पढ़ता हूँ कभी कभी, अब तो पढ़ने में उतना टाइम नहीं मिलता है, हालांकि मन भी नहीं लगता है, लेकिन सर अभी भी स्टडी कर ही लेते हैं 1-2 घंटा डेली। अब भाई लोग भी रहता है सर, तो अब तो खाना वाना के लिए प्रॉब्लम नहीं है 1 साल से, बट सर पहले बड़ा प्रॉब्लम होता था, ठीक है। खास करके ठंडी में तुम लोग नहीं बनाता होगा दाल, मतलब ठंडी में ज़्यादा बर्तन साफ करने में प्रॉब्लम होता है ना, आ जाना। तो हम लोग कुकर में क्या करते हैं ना सर, जल्दी खाना बना रहा रहता था तो गैस को तेज़ करते थे। जब ताप अधिक तो ऊर्जा अधिक होगी, है ना सर। तो इसलिए कहता है ताप अधिक तो ऊर्जा अधिक, ताप कम तो ऊर्जा कम। कहता है किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने से ताप बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, अगर ताप घटेगी तो ऊर्जा भी घटेगी, ठीक है सर। ताप बढ़ाया तो ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 55 की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है, उन्हें क्या कहते हैं। आयतन होगा निश्चित, आयतन होगा फिक्स, ठीक है सर। फिक्स मतलब निश्चित, लेकिन आकार जो होगा मेरे भाई वो नोट फिक्स। हमारा इंग्लिशियो कुछ अलग रहता है, उन्हें क्या कहते हैं सर। देखो आयतन फिक्स, आकार लेकिन नहीं फिक्स होता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग जब आयतन फिक्स रहेगा आकार फिक्स नहीं रहेगा तो उसे हम लोग कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं मेरे भाई, द्रव। क्या कहते हैं, द्रव। आयतन फिक्स आकार नहीं फिक्स तो हम लोग कहेंगे द्रव। आइए सवाल नंबर 56 की तरफ। 56 नंबर कहता है कि प्रेशर कुकर खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। आ जाना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला कहता है सर कि 56 है, ये 58 है, ये भी 58 है, ये 57 नंबर क्वेश्चन। 57 कहता है सर कि गैस द्रव की अवस्था में, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, गैस जो है सर वो द्रव की वह अवस्था है, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। गलत बात। गैस द्रव की वह अवस्था है जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ये गलत बात। आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, ये भी गलत बात। कहता है आयतन अनिश्चित परंतु आकार निश्चित होता है, गलत बात। कहता है आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस हो चाहे द्रव हो मेरे भाई, ये दोनों का आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। चलिए तनी आइएगा सवाल नंबर कितना, 58 की तरफ। 58 नंबर सवाल कहता है सर क्या, कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। बर्फ पिघलेगी, जब बर्फ पिघलेगी तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। बर्फ पिघलेगी अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटेगी, बर्फ पिघलेगी अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। कहता है क्या सर, कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। ये 4 गो में से कौन सा युग्म है जो यौगिक को प्रदर्शित करता है। शहद का नमक, गलत बात। दूध एवं पानी। हमें कहता है निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, हमें यौगिक को प्रदर्शित करना है सर। तो शहद एवं नमक, गलत बात। दूध एवं पानी, ये भी गलत बात। शहद एवं पानी, गलत बात। पानी और साबुन जो है सर वो यौगिकों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हमसे पूछा निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, तो पानी और साबुन। यही सब तो कंसेप्चुअल सवाल है मेरे भाई, यही सब तो लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे भाई, और यही सब तो पूछता है मेरे भाई, ठीक है सर। आते हैं सवाल नंबर कितना, 60 की तरफ। अब देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके, अच्छा, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को कम कर देती है।
जल में घुलनशील अशुद्धियां जो होता है सर वो क्या करता है, जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को कम कर देती है, गलत बात, क्वथनांक को बढ़ा देती है। ठीक है, जल में घुलनशील अशुद्धियां क्वथनांक को क्या करती है, बढ़ा देती है। जल में घुलनशील अशुद्धियां क्वथनांक को क्या करती है, बढ़ा देती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में है। आना 61 नंबर सवाल की तरफ सर। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि गर्म करने पे नौसादर यानी साल्ट अमोनिक, अमोनिक, ठीक है, कहता है गर्म करने पे नौसादर विघटित हो जाती है। गर्म करने पे नौसादर जो होता है सर वो विघटित हो जाती है। ठीक है, क्यों क्यों विघटित हो जाती है सर, क्योंकि साल्ट यानी NH3 और क्या HCl हो जाती है, क्यों, NH3 और HCl के कारण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला आना 62 नंबर की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था किसने। देखो सर, हमें किस नियम की चर्चा कर रहा है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम नियम का प्रतिपादन किसने किया था, व्युत्क्रम नियम का प्रतिपादन किया था रिएक्टर जी ने। किसने किया था सर, रिएक्टर जी ने किया था। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने प्रतिपादन किया था, तो रिएक्टर ने किया था। किसने किया था, रिएक्टर ने। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने प्रतिपादन किया था, तो रिएक्टर जी ने किया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने प्रतिपादन किया था, तो रिएक्टर जी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डी में। आना फिर कहता है 63 नंबर सवाल क्या मेरे भाई, कि कार्बन के 2 ऑक्साइड बनाता है, जिनमें से एगो 42.8%, दूसरा 27% कार्बन की निम्न उदाहरण है। देखो ऐसे में ना, जब भी कार्बन का ऑक्साइड बनाता है और बोल देगा क्रमशः प्रतिशत में है, तो कुछ नहीं करना, आंख मुनना है सर, और गुणित अनुपात के नियम को हम लोग क्या कर देना है, फॉलो कर लेना है सर। ये जो हमारा काम होता है वो गुणित अनुपात के नियम का होता है। ठीक है सर, आ जाना। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये गुणित अनुपात का नियम का उदाहरण है। ठीक है, कार्बन के 2 ऑक्साइड बनाता है, जिनमें से क्रमशः इतना और इतना कार्बन है, इतना और इतना कार्बन है, तो ये निम्न से किसका उदाहरण है, तो गुणित अनुपात का नियम का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में है। सवाल नंबर 64 की तरफ आइएगा। कहता है क्या सर, कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था, बेकुरल ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, या फिर हाइजेनबर्ग ने किया था, किसने किया था, जरा कमेंट करो। 64 नंबर सवाल बड़ा अच्छा है सर। देखो सर, हमसे पूछा है क्या सर, रेडियो एक्टिवता, तो रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकुलर ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेकुलर ने किया था। आपसे पूछा है रेडियो एक्टिवता का खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकुलर ने किया था। रेडियो एक्टिवता का खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकुलर ने किया था। ठीक है, यानी आपको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कितना, बी। अगला कहता है गामा किरणें हैं, गामा किरणें हैं क्या, गामा किरणें क्या है, आई मीन्स गामा किरणें क्या है, तो कहता है सर कि उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन है। गलत बात, गामा किरणें उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहता है गामा किरणें है तो उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन नहीं है, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कहता है गामा किरणें क्या है, तो उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना सर, ये 66 की तरफ आते हैं। 66 नंबर सवाल कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है। देखो सर, हमें जब भी बोल देगा सर नियंत्रक छड़, नियंत्रक छड़े, हमने एक क्वेश्चन लगभग हम लग रहा है हम 5-6 बार पढ़ा चुके होंगे। ये सवाल आपको हम 4-5 बार पढ़ा चुके होंगे सर। हमने आपको बोला कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है कैडमियम की। किसकी बनी होती है सर, ये कैडमियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैडमियम की। कौन छड़ें, तो नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है, तो कैडमियम की बनी होती है। आइएगा सर कितना, 67 नंबर की तरफ। कहता है परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है कैसे, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। परमाणु भट्टी में, किसमें, भट्टी में कार्य करता है, विमंडक का या नियंत्रक का या शीतलक का या फिर ईंधन का। गलत बात, गलत बात, गलत बात, सही बात। कहता है परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है विमंडक का। किसका, विमंडक का। किसका, विमंडक का। किसका, विमंडक का। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, 68 नंबर कहता है ना सर कि कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी। कृत्रिम
कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने, गलत बात है। कहता है बेकुलर ने, गलत बात है। रदरफोर्ड ने, गलत बात है। आई क्यूरी तथा जूलियट ने किया था। किसने किया था? जूलियट ने किया था। किसने किया था? कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने किया था? तो आई क्यूरी तथा जूलियट ने किया था। कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने किया था? तो आई क्यूरी तथा जूलियट ने किया था। आई क्यूरी तथा क्या? जूलियट ने किया था। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? तो डी हो गया। अगला आते हैं सर कितना नंबर? 69 नंबर की तरफ। कहता है ना, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है किसमें? आयनीकरण क्षमता, देखो सर हमसे पूछा आयनीकरण क्षमता, तो आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों की होती है, ठीक है, बीटा की नहीं, गामा की नहीं, यानी अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। सबसे अधिक किसका आयनीकरण क्षमता होता है? तो अल्फा कणों का, ठीक है। आना 70 नंबर सवाल का मिशन हो गया सर, ठीक है। अभी और जाना है 30 क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्या सर कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों? प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों? क्योंकि सर अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, गलत बात। अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, गलत बात। अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं किया जाता है। हमसे बोला है सर कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्योंकि सर इसमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। हमसे बोला प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आइएगा तनी, कहता है ना 90 TH 234 बीटा कण उत्सर्जित होने से प्राप्त पदार्थ। अच्छा, हमसे बोला है बीटा कण का उत्सर्जन, किसका उत्सर्जन? बीटा कण का। देखो कुछ नहीं करना, हमसे बोला है बीटा कण का उत्सर्जन, किसका उत्सर्जन? बीटा कण का उत्सर्जन। तो देखो बीटा कण का जब उत्सर्जन बोलेगा ना मेरे भाई, तो ये वाला होता है परमाणु संख्या, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अभी 90 है, लेकिन इसमें बीटा कण का उत्सर्जन हुआ तो ये वो जुट जाएगा, नहीं ये कितना हो जाएगा सर? ये 91 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। बीटा कण का जब उत्सर्जन होगा तो सिर्फ और सिर्फ परमाणु संख्या में परिवर्तन होगा, लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने क्या बोला? जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो सिर्फ और सिर्फ परमाणु संख्या में एगो जुटेगा और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 91 और 234, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये पी है या टी एच है रे, जो भी रहे मार देना आ जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अगला कहता है ना गामा किरणों का भेदन क्षमता, गामा किरणों का भेदन क्षमता, गामा किरणों की भेदन क्षमता, ये भी सवाल हम पढ़ाए हैं। अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होता है। अल्फा और बीटा से अधिक होता है गामा किरणों की भेदन क्षमता। आपसे पूछेगा कि गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होता है, तो अल्फा और बीटा से अधिक होता है गामा किरणों की भेदन क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला कहता है सर 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल क्या कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? सवाल एकदम सटीक और सही है सर। नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, गलत बात। नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? अनियमित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करना, गलत बात। नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करना, सही बात। हमसे पूछा नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है मेरे भाई वो नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करना। कौन ढंग से? नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का क्या करना? उत्पादन करना। अगला कहता है सर 74 नंबर कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? ये सवाल हमने लगभग 10 बार पढ़ा चुके होंगे। हाइड्रोजन बम बोलेगा ना सर तो नाभिकीय संलयन मारना, फिर से मैं बता दे रहा हूं। लेकिन इससे अगला जो है मेरे भाई वो जरा आप बताना कि परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पे आधारित है? परमाणु बम बोले सर तो विखंडन, और हाइड्रोजन बम बोले सर तो संलयन। परमाणु बम बोले तो विखंडन, और हाइड्रोजन बम बोले तो संलयन, ठीक है। चलो आते हैं अगला की तरफ। कहता है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है कहाँ से? सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन पराक्रम से। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन पराक्रम से। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? संलयन पराक्रम से, ठीक है।
आना सवाल नंबर कितना 77 की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा सिस्टम को हिलाने वाला सवाल है, थोड़ा सिस्टम हिलाएगा, पूरा नहीं हिलाएगा, ठीक है। आ जाना। कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा कहलाते हैं? जो परमाणु के सबसे भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो, गलत बात। बाहर से दूसरे नंबर की कक्षा में उपस्थित हो, गलत बात। दूसरे कक्षा में उपस्थित हो, गलत बात। जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित हो वही क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो कहलाता है जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या बोला कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वो कहलाएगा जो उपस्थित बाह्यतम कक्षा के अंतिम में जो उपस्थित होता है, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर 78 की तरफ। सर ये क्या कहता है कि सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में क्या होता है? हमें कहता है सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में क्या होता है? कम होता है, समान होता है, अधिक होता है, गलनांक कम होता है अथवा क्वथनांक अधिक होता है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? सबसे पहले सवाल को समझ लेना। हमने बोला है सर क्या कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक विद्युत संयोजक यौगिकों के तुलना में क्या होता है? तो कम होता है। इसका जो गलनांक होता है इसके तुलना में क्या होता है? कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। अगला आना, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आयनिक बंध बनाते हैं कौन? आयनिक बंध बनाते हैं तो दो परमाणुओं के धन विद्युतीय हो, गलत बात। दो परमाणु उच्च आयन ऊर्जा रखते हैं, गलत बात। दो परमाणु ऋणावेशित हो, गलत बात। आयनिक बंध किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो। आयनिक बंध तभी बनाता है जब किसी एक परमाणु के आयनन ऊर्जा क्या हो? कम हो। ये सवाल लग रहा है सर इसी टाइप पे हम ये सवाल एक और क्वेश्चन हम करवाए हैं आज की वीडियो में, ठीक है सर। आ जाना। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध है? ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सहसंयोजक और आयनिक दोनों बंध है? ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है इसमें दोनों बंद है? तो OH में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये इसमें होगा। NaOH में जो है सर वो हमारा सहसंयोजक भी है और आयनिक बंध दोनों है, ठीक है। किसमें? NaOH में ये दोनों है। कहेगा सर कैसे है तनी ये बताइए ना, बता देंगे। आ जाना। कहता है क्या सर 81 नंबर की एक तत्व का परमाणु भार 24 है। परमाणु भार कितना है सर? ये 24 है तथा इनके नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितना मेरे भाई? 12 है। तो उसकी संयोजकता क्या होगा? सबसे पहले न्यूट्रॉन पता है तो इलेक्ट्रॉन पता कर लो। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? तो भार में से माइनस कर देना न्यूट्रॉन को। भार 24 है, 24 में से 12 को माइनस कर देना, बचेगा 12। यानी इलेक्ट्रॉन आ गया 12। और जब इलेक्ट्रॉन आ गया 12 इसका मतलब कि परमाणु संख्या भी कितना आ गया? 12। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या 12 है उसका मतलब वो कौन सी तत्व है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 24। 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा हमसे। क्या पूछा? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब सोचो सर ये मैग्नीशियम का लिखो क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2, 8 और 2 यानी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए हो गया। चलिए अगला आना 82 की तरफ। कहता है क्या सर कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दुगना करने पर इसका दाब हो जाएगा। गैस का आयतन को करेंगे दुगना तो ताप होगा आधा। गैस के आयतन को करेंगे दुगना तो ताप होगा आधा। आयतन को करेंगे दुगना तो ताप होगा आधा। थोड़ा सा मेरे भाई क्लास आज तक कितना ही रहने दो, माफ़ करना मेरे भाई। हमने लिमिट लेकर के आया था 100 क्वेश्चन का, लेकिन सर थोड़ा सा टाइम हो गया मुझे ऑफलाइन क्लासेस की, ठीक है सर। तो थोड़ा सा माफ़ करना मेरे भाई। बस जो इसमें क्वेश्चन जो बचा हुआ ना उसको हम करवा देंगे, ठीक है, माफ़ करना। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर इसका PDF जो है सर वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन सर ये बता देना कि क्लास आपको कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, बुरा लगा तब वो कमेंट करना, लेकिन ज़रूर कमेंट करना मेरे भाई। और प्यार देना, बस आपका प्यार मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस मेरे भाई, हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। मिलते हैं सुबह को 10 बजे और शाम को 6 बजे। आपके वेलकम के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा सर। थैंक यू, लव यू।